अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक स्टोरी जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से गर्दिश कर रही है। मैं आपको पहले भी बता रहा था और अब नजम सेठी साहब ने भी कहा। इससे पहले जो है ज़ुबैर अली खान साहब ये खबर दे भी चुके हैं। मैं उसके ऊपर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में डिस्कस भी कर चुका हूँ और आपके सामने ये सारी सिचुएशन है कि ये दावा किया जाता है कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर एक शख्सियत जो गैर सियासी है, मैं बता देता हूँ आपको, एक्चुअली बहुत सारे लोग नाम लेने से भी घबरा रहे हैं। ये एक अस्करी शख्सियत है, बड़े रैंक का ऑफिसर है। ये मुबैना तौर पे, यानी जिन लोगों ने एक स्टोरी दी है ना, मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा मुझे बंदा बताएं आप, तो बंदा पता चलता है जी कि ये अस्करी आदमी है और ये बड़ा ओहदेदार है, तगड़ा फौजी। ये इमरान खान साहब से जाके जेल में मिला। इसने इमरान खान साहब को पूरी ब्रीफिंग दी जंग के ऊपर, जैसे वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाती है। नजम सेठी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए। अच्छा, मेरे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। ये जो 3-4 सहाफियों ने ये बात की है, वही बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत मुमकिन है इमरान खान साहब इसको डिनाई कर दें। बहुत मुमकिन है इमरान खान साहब कह दें कि जी मुल्क की खातिर मेरे पास कोई आया चल के तो मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था। यह भी मैं आपको बता दूं, ये खबर इमरान खान का आपके सोर्सेज से नहीं निकली, ये खबर एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज से निकली है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट गई जाके इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी जंग के ऊपर कि जनाब हालात बहुत खराब हो गए। 6-7 तारीख की बात है, इंडिया जनाब अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और हमारे पास ये रिपोर्टें मौजूद हैं, ये सारा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ये होने जा रहा है। तो जब खान साहब को सारा बताया कि जी सपोर्ट चाहिए इमरान खान से, तो इमरान खान ने कहा जी पाकिस्तान के लिए तो सपोर्ट है मुबैना तौर पे। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को, जैसे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी दी, वो पाकिस्तान के दुश्मन थोड़ी है, वो बार बार कहते हैं मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। तो उन्होंने इंडिया वाले मामले में पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट दी जो मांगने के लिए वो बंदा गया था। अब देखें वक्त कैसा जालिम है। यही लोग दावा करते थे कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया। आज यही लोग खबरें चला रहे हैं कि यहां इमरान खान के पास हम गए थे, जाके उससे मदद मांगी थी, उसको जाके ब्रीफिंग दी थी और उसने मदद दे दी, उसका बहुत शुक्रिया। अंदाजा करें आप कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के ऊपर क्रॉस ना लगाए तो एक आर्मी चीफ नहीं 10 आर्मी चीफ मिलकर भी क्रॉस नहीं लगा सकते। एक एस्टेब्लिशमेंट क्या 1000 एस्टेब्लिशमेंट मिलकर भी क्रॉस नहीं लगा सकती। ये हमारे जो फौजी दोस्त हैं ये हमें कहते थे, आईएसआई के ऑफिसर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, बाकी जो सियासी लोग हैं वो भी कहते थे कि इमरान खान पे जनाब क्रॉस लग गया। इमरान खान ने खुद कई दफा कहा कि मैं आपको ये क्रॉस मिटा कर दिखाऊंगा, और अल्लाह ने उसका बोल बाला कर दिया। अल्लाह ताला ने जो बोला उसने, अल्लाह ताला ने उसकी बात ऊपर कर दी और ये खुद चल कर गए, जाकर उसको ब्रीफिंग दी मुबैना तौर पे, जो भी खबरें आ रही हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज से आ रही हैं। इमरान खान साहब ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, ना वो तस्दीक कर चुके अभी तक, ना वो तरदीद कर चुके अभी तक, बल्कि ये मामला उनके सामने रखा ही नहीं गया। जब रखा जाएगा तब पता चलेगा कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब को डील ऑफर पहली दफा नहीं की गई। इसी में यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, तो खान साहब ने कहा जी मुझे कोई डील नहीं चाहिए, जो अदालतें मुझे जबरदस्ती अंदर रख रही हैं वहां मुझे इंसाफ मिल जाए, अदालतें इंसाफ करें, मैं तो खुद ही बाहर आ जाऊंगा। मेरा तो केस ही 2 नंबर है जो आपने मेरे पे बनाए हुए हैं। उनकी बहन भी कहती है ना, वकील भी कहते हैं कि आधे घंटे का काम है इमरान खान के बाहर आने का, सिर्फ अदालतें इंसाफ दे दें, आधे घंटे में खान साहब का फैसला हो जाएगा, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब ये ऑफर पहली दफा इमरान खान साहब के सामने नहीं गई और ना पहली मरतबा इमरान खान साहब से कुछ मांगा गया है। इमरान खान साहब को बार बार यह कहा जाता है कि आप कोई गुंजाइश पैदा करें, पाकिस्तान से बाहर जाने का भी कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप कुछ अरसा खामोश रह लें, आप आ जाएं बाहर, हाउस अरेस्ट होने का भी कहा गया। बड़े ऑप्शन दिए गए, इमरान खान ने माने नहीं। उन्होंने कोई डील चाहिए ही नहीं। जहां डेडलॉक है ना, यह खबर अभी भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। शाहिद मेतला साहब ने भी यह बात की और भी लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंडेट वापस करो। अवाम ने 8 फरवरी 2024 को हमें वोट डाला था, हमारा मैंडेट हमें वापस कर दो। अब अगर मैंडेट वापस होता है तो पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, ये सारे टांगे जाएंगे। वजह यह है कि ये आरओज ने जाली फॉर्म 47 जारी किए हुए, सारे फंस जाएंगे। बेशुमार ब्यूरोक्रेट है, सारे के सारे फंस जाएंगे। इलेक्शन कमीशन फंस जाएगा, सियासी जमातें फंस जाएंगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी फंस जाएगी, अदलिया भी फंस जाएगी। लिहाजा अब रास्ता एक और ये है जो इमरान खान साहब ने दिया, और ये फेस सेविंग है कि आप नए इलेक्शन करवा लें। अब ये इमरान खान का कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, इन्होंने साल 1.25 साल अपनी मर्जी कर ली, 1.5 साल
इन्होंने मौजें कर ली, दोबारा इलेक्शन कराओ, मैं फिर लड़ता हूं इलेक्शन कराओ इस मुल्क के अंदर। तो ये इमरान खान साहब बात यहां पे आके अब डेडलॉक लग जाता है। एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। इमरान खान साहब चाहते हैं या तो इलेक्शन की गारंटी दी जाए या मैंडेट वापस किया जाए। मामला एक्चुअली यहां पे आके फंसता है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जब तक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का टाइम पूरा नहीं हो जाता, एक्सटेंशन मींस के उनके 3 साल पूरे हो रहे हैं 29 नवंबर को, जब तक कि 29 नवंबर नहीं आ जाती तब तक इस मुल्क में कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा। और एक और चीज, तब तक कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस ना मिले। उसका रीजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो तहरीक इंसाफ इस काबिल हो जाएगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल से वापस 3 साल कर दे। तो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में बॉल फेंकना नहीं चाहती एस्टेब्लिशमेंट। तो जब तक 29 नवंबर नहीं हो जाती तब तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि देखें, एक्सटेंशन यहां पे एक शौक है, जो भी इस ओहदे पे ऊपर आता है वो जाना नहीं चाहता। परवेज मुशर्रफ इस ओहदे पे आए और उन्होंने एक्सटेंशंस ली, बार बार ली, सदर बन के बैठ गए, गए ही नहीं, कौम के 10 साल ज़ाया कर दिए। फिर आए जनाब अशफाक परवेज कियानी साहब, आर्मी चीफ बने, उन्होंने भी एक्सटेंशन ले ली और उनका दिल ही नहीं कर रहा था जाने को। बड़ी मुश्किल से उनको भेजा 6 साल के बाद। फिर राहील शरीफ साहब आए, वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की ब्लैकमेल करने की। पीएमएलएन के लोग गवाही देते हैं, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन नवाज शरीफ ने नहीं दी, बल्कि बाद में उनको सऊदी अरब भिजवा दिया। उनको ज्यादा बड़ी नौकरी मिल गई, 56 इस्लामी ममालिक की फौज के सरबराह बन गए वो। उसके बाद आ गए जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने भी एक्सटेंशन ले ली। एक एक्सटेंशन से उनका दिल नहीं भरा, वो फिर एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे, वो भी वहां पे हमेशा रहना चाहते थे ओहदे पर। फिर जनरल आसिम मुनीर आ गए। अब इनकी 3 साल की नौकरी थी, 1 साल पहले ही ऐसा कानून बनवा दिया गया कि जनाब इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल नहीं 5 साल कर दो, ताकि अगले 3 साल पक्के हो जाए। तो ये भी एक तरह की एक्सटेंशन है, इनका भी जाने को। तो किसी भी आर्मी चीफ का इस सीट को छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। तो मेरा नहीं ख्याल कुछ चीजें तब्दील होंगी। इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब बाहर आके कितने किसको भारी पड़ेंगे इसका अभी किसी को भी अंदाजा नहीं है। क्योंकि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे और पब्लिक के अंदर अपनी मकबूलियत देखेंगे और जब पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी तो फिर इमरान खान साहब को वो फैसले करने पड़ेंगे जो लोगों के दिल की आवाज है। अब अगर हुकूमत के साथ इमरान खान साहब दोबारा मुज़ाकरात करते हैं या बातचीत शुरू होती है तो मेरे ख्याल में चंद चीजें अगर इमरान खान साहब फिक्स कर देना, खुद चाहे जेल में रहें, अभी फौरी तौर पे बाहर ना आए, ये बाहर आ जाएंगे अगर ये चीजें हो गई तो। कुछ चीजें अगर पक्की पक्की इमरान खान साहब अगर कर देना इस मुल्क के अंदर, चाहे इन हुक्मरानों के साथ मिलकर कर दें, तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। नंबर 1, फौज को सियासत से मुकम्मल तौर पे बाहर कर दें। ये आइन के अंदर जो है इसके अंदर दोबारा शामिल कर दें, तरमीम करनी पड़े वो कर दें, सजा को और सख्त कर दें, फौज सियासत में नहीं आएगी। नंबर 2, जो लापता अफराद हैं इनके हवाले से कमीशन को फाल बनाया जाए और इसमें तगड़े लोगों को डाला जाए, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, निकालो सारे लापता लोग, ये सिलसिला बंद करें पाकिस्तान में। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कभी किसी सूरत नहीं होगी, बम चल रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, फिर भी नहीं होगी, ये भी तय कर लें। मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी, इसके 1 दिन ऊपर नहीं जाएगी, ये भी तय कर लें। और 3 सीनियर में से 1 को हम आर्मी चीफ बना लेंगे। यहां लंबी सियासत चल रही होती है आर्मी चीफ चेंज होने से पहले, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों को ख्वाब आ रहे होते हैं कि मेरा दाव लग सकता है, मैं आर्मी चीफ बन सकता हूं। तो 3 में से 2 को बना दें, 1 को आर्मी चीफ, 1 को ज्वाइंट चीफ, और 1 जो है वो अलग हो जाए। तो कम से कम ये जो है चीजें सेटल हो जानी चाहिए। एजेंसियों की मुदाखलत मुकम्मल तौर पे सियासत में और सियासी मामलात में जीरो करनी चाहिए। ये चीजें अगर इस मुल्क में सियासी जमातें मिलकर कर ले तो यकीन करें पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। दूसरा हमारे पास रास्ता कोई नहीं है। 70 साल से जो तजर्बे हो रहे हैं उन तजर्बों से पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया है और इससे आगे और कहां जाएंगे हम। यही एक रास्ता है जिससे हम आगे निकल सकते हैं। आर्मी चीफ ने पहली मरतबा मीडिया की शायद तारीफ की है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आर्मी चीफ ने मुलाकात की सहाफ़ियों से, उनसे उनकी बातचीत हुई, उन्होंने मीडिया की तारीफ की है कि कौम मुत्तहिद हुई है, जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया उस पर फ़ख्र है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप अपना काम करते हैं ना आइन और कानून के मुताबिक, जिस पे आपकी ड्यूटी है कि मुल्क की हिफाजत करनी है, तो आप ऐसे ही लोगों से खुश रहेंगे, क्योंकि लोग खुश भी होंगे, अपनी खुशी का इजहार भी करेंगे और आपका साथ भी देंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे कि ये वो ड्यूटी है जो आइन ने आपको दी है, कानून ने आपको दी है, मुल्क की हिफाजत करना।
یہاں سب ہیرو بنتے ہیں، تو آپ کو میڈیا بھی اچھا لگے گا، قوم بھی اچھی لگے گی، سب اچھے لگیں گے. لیکن جب آئین ٹوٹے گا، جب آپ پارٹنر بن جائیں گے حکومت کے اندر، ظلم جبر اور فسطائیت چلے گا، لاقانونیت چلے گی، مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوگا، جب بند کمروں میں فیصلے ہوں گے، جب اسٹیبلشمنٹ اپنی مٹھی میں لے گی لوگوں کی رائے کو، تو اس وقت پھر میڈیا بھی برا لگے گا، سوشل میڈیا بھی برا لگے گا، قوم بھی بری لگے گی، سارا کچھ برا ہی لگے گا، کیونکہ لوگ تب تنقید کریں گے. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے جس میں پاکستانی پاس ہوئے ہیں، اور اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس میں پاس ہونا چاہیے. ناظرین، ایک بڑی خبر ہے، اور یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا ہوا تھا اور جنگ جیسی کیفیت چل رہی تھی، اس وقت ایک بڑی خبر آئی ہے، اور یہ خبر آئی ہے برطانیہ سے. بی بی سی پشتو نے یہ خبر دی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ نائب وزیر داخلہ افغانستان کے جو ہیں، ان کا نام ہے ملا ابراہیم صدر، انہوں نے بھارت کا خفیہ دورہ کیا تھا. یعنی آج طالبان کی حکومت کے ساتھ بھارت کے تعلقات کیا زیادہ بہتر ہیں پاکستان کی نسبت؟ یہ ملا ابراہیم صدر کون ہے ذرا یاد کیجئے گا. میں نے 2020-21 میں ان کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے امریکہ کو نچا کر رکھ دیا. یہ ایک ایسا کمانڈو ہے جس سے شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی. امریکہ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، انعام ان کے اوپر رکھا، بڑی کوشش کی، ملا ابراہیم صدر قابو نہیں آیا، اور اس نے امریکہ کو اتنا نقصان پہنچایا کہ شاید کسی اور کمانڈر نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا. یہ پاکستان میں بھی رہا اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں. پاکستان میں انہوں نے اور ان کے خاندان نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے، اور اس وقت یہ نائب وزیر داخلہ ہے. اس وقت یہ نائب وزیر دفاع تھے ملا عمر کے ٹائم پہ، اور انہوں نے امریکہ کو 20 سال تک تکنی کا ناچ نچایا. اب یہ شخص جو ہے وار کے حوالے سے ایک بہت زبردست حکمت عملی بنانے والا شخص ہے. یہ بھارت کا خفیہ دورہ کرتا ہے اس وقت جب پاکستان اور بھارت میں لڑائی چل رہی ہے. پاکستان کو ان چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا نہ صرف اثر نو جائزہ لینا پڑے گا اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو، کیونکہ یہ خبر جو ہے یہ برطانوی ادارے نے دی ہے، اور بی بی سی جو ہے وہ ایسے ہی خبر نہیں دیتا. اور بی بی سی پشتو نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ خفیہ دورہ تھا اور انہوں نے بھارت کا یہ دورہ کیا ہے. اب بھارت اس میں کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا، یا افغانستان انہیں کیا دے سکتا تھا، یہ ایک الگ سوال ہے. تو ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے. ملا ابراہیم صدر جو ہے وہ پاکستان میں رہے ہیں، پاکستان میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. ان کا انڈیا کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے کہ جب انڈیا پاکستان کی لڑائی چل رہی ہے تو یہ انڈیا کا جا کر خفیہ دورہ کر لیں. پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں افغانستان کو ایک مرکزی حیثیت دیتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس جگہ لے کر جانا چاہیے جہاں اس وقت انڈیا لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نیا منصوبہ بنایا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ بڑا خوفناک منصوبہ ہے. دیکھیں، غزہ کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کے اب سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جب وہ مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو فوراً حل ہونا چاہیے، کبھی وہ کہتے ہیں یہاں کے بارے میں ان کے پاس ایک نیا منصوبہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فلاں فلاں ملک کو تسلیم کرنا چاہیے، اسرائیل کو، اسپیشلی سعودی عرب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا. یہ ان کی خواہش ہے. لیکن دیکھیں، اب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے منصوبہ دیا ہے وہ بڑا خوفناک منصوبہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینیوں کو لیبیا لے جا کر آباد کر دیا جائے. کیا یہ درست ہوگا؟ اور کیا یہ ٹھیک خبر ہے کہ لیبیا لے جا کر فلسطینیوں کو جو ہے وہ آباد کر دیا جائے؟ یہ لگ بھگ کوئی 1800-2000 کلومیٹر کا فضائی رستہ ہے. یہ اتنی دور ہے لیبیا، بیچ میں ایک پورا ملک پڑتا ہے، اور وہ ملک کراس کرنے کے بعد پھر آپ پہنچتے ہیں لیبیا. لیبیا افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں پہ خود خانہ جنگی لگی ہوئی ہے. ٹریول ایڈوائزری ہے کہ وہاں پہ آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ نہیں جا سکتے، کاروبار کرنے کے لیے آپ نہیں جا سکتے. اغوا ہونے کا خطرہ ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، مختلف گروپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور ٹرمپ اٹھا کے اتنی بڑی آبادی کو، ملینز کے اندر لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں جناب لیبیا میں، کہ یہاں سے نکالو لیبیا لے جاؤ. تو کیا یہ فارمولا کام کرے گا؟ دیکھیں، وہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا صدر ہے، اس کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہے اور روزانہ اس کو فارمولا دیے جا رہے ہیں. تو یہاں مسلمانوں کو بتانا پڑے گا کہ ایکچولی اس کا سلوشن ان کے دماغ میں کیا ہے، اور ایسا سلوشن سامنے رکھیں دنیا کے جس کے اوپر پھر امپلیمنٹ ہو. اب روزانہ کی بنیادوں پر فلسطینی شہید ہو رہے ہیں. 24 گھنٹے میں 120 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اسرائیلی بمباری ہے، وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، لگاتار بمباری ہو رہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو عجیب عجیب جو ہے
وہ طریقے آ رہے ہیں کہ اب یہ کر دیا جائے، اب انہیں لیبیا پہنچا دیا جائے، یہاں سے ایویکویشن کر دی جائے. یہ فارمولہ مجھے نہیں لگتا کہ تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ میں لکھا جائے گا. فلسطینیوں کا جو حق ہے جہاں رہنے کا، جس سرزمین کے وہ مالک ہیں، وہ حق انہیں ملنا چاہیے. ہر قانون کی روح سے، عالمی قوانین کی روح سے انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے. اور کوئی سلوشن جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.